हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ स्नेहा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं विजन IAS 365 का इकोनॉमी का, जिसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज 7वां टॉपिक देखते हैं क्या है। COP 28 मतलब COP 28 में शुरू की गई प्रमुख पहलें देखते हैं क्या पहल है। वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल किसने लॉन्च किया है? भारत द्वारा लॉन्च किया गया। विशेषताएं हैं GGCL आपसी संवाद, सहयोग तथा नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों और साधनों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। इसे प्राकृतिक के पारिस्थितिक रूपांतरण के लिए वैश्विक मंच के नाम से जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य विज्ञान, वैश्विक तकनीकी जानकारी और अनुभवों को साझा करना। नीति क्या है? ग्रीन क्रेडिट संबंधी नीतिगत संसाधनों को आकार देना, सहायक कार्यान्वयन, प्रैक्टिस कंपोनेंट, एक साझी मूल्य श्रृंखला बनाना। GGCL की मुख्य विशेषता पर एक नज़र क्या है देखते हैं। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, एक G का मतलब ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, एक G का मतलब ग्रीन क्रेडिट पोर्टल। यह सिस्टम देखते हैं क्या है पहले। यह पर्यावरणीय साधारणता की दिशा में पूरी तरह से डिजिटल एवं व्यापार योग्य साधन है। ग्रीन क्रेडिट पोर्टल यह विश्व की भावी नीति ग्रीन क्रेडिट पोर्टल देखते हैं। यह विश्व की भावी नीतियों को तय करने के क्रम में वृक्षारोपण और पर्यावरणीय संबंधी परियोजनाओं का डॉक्यूमेंटेशन करने वाली एक रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP देखते हैं। सिद्धांत और अनुरूप है। ग्रीन क्रेडिट व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विविध क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाई पर केंद्रित। वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्लेज COP28 के दौरान 118 देश ने इस संकल्प पर हस्ताक्षर किया। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। वो देश देखते हैं क्या है। वैश्विक स्तर पर स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर कम से कम 3 गुना अर्थात 11,000 गीगावाट करना है। 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता में सुरक्षा की औसत वार्षिक दर को 2 गुना अर्थात 4% से अधिक करना। अनएबेटेड कोयले से चलने वाली विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना। वैश्विक कूलिंग प्लेज संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई पहल। भारत सरकार हस्ताक्षरकर्ता नहीं है इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। पक्षकार देशों को 2050 तक इसकी शीतलन गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन को कम से कम 68% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। 2030 तक कूलिंग की साधारणीय पद्धतियों की उपलब्धता को बढ़ाना। नए एयर
कंडीशनर की वैश्विक औसत दक्षता को 50% तक बढ़ाना। कीपिंग इज चिल, हाउ डू मीट कूलिंग डिमांड वाइल कटिंग एमिशन शीर्षक के जरिए ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 वैश्विक शीतलन प्रतिबद्धता का समर्थन करती है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में कुल कोएलिशन ने जारी की है। तो बहुत छोटे छोटे टाइपिंग है, आप लोग भी अपने फ़ोन में हाई क्वालिटी में देखिएगा। ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर OGDC देखते हैं क्या है। दुनिया के 40% से अधिक तेल उत्पादन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार विश्व की 50 कंपनियों में OGDC हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। OGDC वैश्विक उद्योगों के लिए एक चार्टर है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्यवाही में तेजी लाना, साथ ही तेल और गैस क्षेत्रों में इसे प्रभावी तरीके से लागू कर उच्च स्तरीय प्रभाव उत्पन्न करना है। आगे देखते हैं। यह ग्लोबल डिकार्बनाइजेशन एक्सेलेरेटर के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। GDA की शुरुआत हाल ही में विश्व जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में की गई थी। GDA 3 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है। ये स्तंभ भविष्य की ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना, वर्तमान ऊर्जा प्रणाली को डिकार्बनाइजेशन करना तथा मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों CO2 को छोड़ने के लिए उत्सर्जन में कटौती करना। अफ्रीका हरित औद्योगिकरण पहल। अफ्रीकी नेताओं ने COP28 में एजिल की शुरुआत की है। AGII का लक्ष्य अफ्रीका में उद्योगों के हरित विकास में तेजी लाना है, साथ ही वित्त एवं निवेश के अवसरों को आकर्षक बनाना है। G7 क्लाइमेट क्लब जर्मनी और चिली के नेतृत्व में शुरू किया गया। इस क्लब में केन्या, यूरोपीय अन्य स्विट्जरलैंड सहित 36 देश शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। यह क्लाइमेट एम्बिशियस देशों का खुला, सहकारी और समावेशी फोरम है, जिसका उद्देश्य पेरिस समझौते और उसके तहत लिए गए निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करना है। इस क्लब का मुख्य लक्ष्य उद्योगों के डिकार्बनाइजेशन पर विशेष ध्यान देना, इसके अलावा जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना और सर्दी के मध्य तक या उसके आसपास वैश्विक नेट जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करना है। गौरतलब है कि 2022 में G7 की बैठक में जर्मनी ने सबसे पहले क्लाइमेट क्लब का प्रस्ताव रखा था। अंतरिम सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लाइमेट क्लब के अंतरिम सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। ACP अलाइडर क्लाइमेट प्रोटनस प्लेटफॉर्म प्रारंभिक फंड देने वाले में अर्नल्ड
वेंचर्स, वाल्मर ग्रुप, बेजोस अर्थ फंड, अनीता और जोश बेकेनस्टीन चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन आदि शामिल हैं। एसीपी एक परोपकारी निवेश संगठन है। इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्था में जलवायु से संबंधित परियोजनाओं और व्यवस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी करना है। एसीपी के आरंभिक फोकस क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशियाई, कैरेबियन व मध्य अमेरिका, अफ्रीका तथा भारत है। इसने साउथ ईस्ट एशिया क्लीनिंग एनर्जी फैसिलिटी की स्थापना की। जलवायु परिवर्तन पर COP28 में एसीपी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने $11 बिलियन जुटाने के लिए साझेदारी की है। यह राशि विकासशील देश में जलवायु कार्रवाई में निवेश की जाएगी। IFC विश्व बैंक समूह का एक संगठन है। यह विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संगठन है। यह विकासशील देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। ALTERRA फंड संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा स्थापित किया गया है। यह $300 बिलियन का एक क्लाइमेट फंड है। इसका विजन क्या है? जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बनना। 2030 तक एक न्यायपूर्ण जलवायु वित्त प्रणाली का निर्णय करने के लिए वैश्विक स्तर पर 2050 बिलियन एकत्रित करना। फोकस क्षेत्र एनर्जी ट्रांजिशन, औद्योगिक व कार्बनिक साधारणीय आजीविका और जलवायु प्रौद्योगिकियों का विकास। अगला टॉपिक देखते हैं। COP28 में भारत का क्या स्थिति है? क्या है भारत सुर्खियों में क्यों है? भारत ने COP28 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ में की चिंताओं को उठाया। विकासशील देश को जल्द से जल्द जलवायु वित्त उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। भूमिका और वितरण क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन को संयुक्त रूप से शुरू किया गया। लीडर T 2.0 निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्या क्या केंद्रित करना है देखते हैं। समावेशी और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन, निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का विकास और हस्ताक्षर, विकसित देशों से उभरती अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि। लीडर T के प्रथम चरण की शुरुआत 2009 में भारत और स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की थी। COP28 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की संयुक्त रूप से मेजबानी की है। ग्रीन क्रेडिट पहल का मुख्य उद्देश्य समुदाय, निजी उद्योग और व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाई जैसे वनीकरण, जल संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना। भारत ने COP28 में मैग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। MAC के उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मैग्रो पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण, पुनरुत्थान और वृक्षारोपण में वृद्धि संबंधी प्रयासों में तेजी लाना है। इसकी शुरुआत COP27 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया द्वारा की गई। भारत भी इसका सदस्य है।
भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG, म्यूनिसिपल रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पज पर हस्ताक्षर किया है। MOCP पे हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी में GRCA की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान रिवर सिटी अलायंस में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क सहित अलग अलग देशों के 267 शहरों ने सदस्यता प्राप्त की है। भारत के RCA की तर्ज पर गठित GRCA की सचिवी भूमिका निम्नलिखित संस्थाओं को सौंपी गई है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत NMCG और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान NMGC ने 2021 में RCA को गठित किया। यह MOJS और MOHUG के एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य नदी के किनारे बसे शहरों को जोड़ने और नदी केंद्रित संचारीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक होगा आज का। तो टाइपिंग बहुत छोटा छोटा है, आप लोग हाई क्वालिटी में ही देखिएगा तभी समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। अगला टॉपिक देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान सुर्खियों में क्यों है? UNFCCC सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत NDCS पर सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट का मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। विश्व पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहा है। नवीनतम NDCS लागू होने के बाद भी 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 8.8% की बढ़ोतरी होगी। 40% पक्षकारों ने NDC के अनुकूल संबंधी घटकों में स्थानीय समुदायों की भूमिका और देशी लोगों के अधिकारों का उल्लेख किया है। NDC के बारे में पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को 2020 के बाद की अपनी जलवायु कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। UNFCCC के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान सदस्य देशों ने ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत पक्षकार देशों से 2022 के अंत तक अपने NDCS के तहत 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया है। देश अपने NDC में निम्नलिखित के बारे में बताता है। पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में GHG उत्सर्जन को कम करने की जाने वाली कार्रवाई के बारे में और बढ़ते तापमान के प्रभावों के प्रतिकूल अनुकूलन होने के लिए लचीलेपन का निर्णय करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई के बारे में। NDCS को हर 5 वर्ष में UNFCCC सचिवालय में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के NDCS के बारे में भारत ने 2015 में UNFCCC के सामने अपना पहला NDCS
पेश किया था। इसके बाद अगस्त 2022 में भारत के NDCA को अपडेट किया गया। उपलब्धियां भारत ने अपने पिछले 2 NDCA को निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 2019 तक 33% तक की कमी की है। भारत ने विश्व शक्ति की अपनी स्थापित क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने 2021 में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। संबंधित अवधारणा भारत का पंचामृत। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु कार्रवाइयों पंचामृत की घोषणा की है। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करना। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना। वर्ष 2070 तक नेट जीरो शून्य लक्ष्य को हासिल करना है। मात्रात्मक लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 के लिए GDP के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना। पूर्ववर्ती NDCA 2015-2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35% की कमी करना। अपडेट NDCA 2022-2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% की कमी करना। प्रगति 2005 और 19 के बीच 33% की कमी। गैस और जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना। यह लक्ष्य प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षर और ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्त सहित कम ब्याज वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण की मदद से पूरा किया जाएगा। लगभग 40%। अपडेट कितना होगा? लगभग 50%। प्रगति कितना होगा? 43.81% 31 अक्टूबर 2023 तक हुआ है। अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण की सहायता से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। पूर्ववर्ती NDCA का सामना। गुणात्मक लक्ष्य क्या है? पूर्ववर्ती NDCA 2015 भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के एक स्वच्छ व साधारणीय तौर तरीकों को आगे बढ़ाना। अपडेट NDCA 2022 भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के एक स्वच्छ व साधारणीय तौर तरीकों को आगे बढ़ाना, साथ ही इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कुंजी के रूप में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नामक एक जन अभियान को भी शामिल किया गया। आर्थिक विकास ने इसी स्तर पर दूसरे देशों द्वारा अब तक अपनाए गए मार्ग के विपरीत जलवायु अनुकूलन और स्वास्थ्य मार्ग को अपनाना।
पूर्ववर्ती एनडीसी के समान। जलवायु परिवर्तन के प्रति सूबे क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों और आपदा प्रबंधन में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन क्षमता प्राप्त करना ऐसे सूबे क्षेत्रों में शामिल है। कृषि क्षेत्र, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र। पूर्वोत्तर एनडीसी के समान। घरेलू पूंजी के साथ साथ विकसित देश से नई एवं आंतरिक धनराशि जुटाना, इससे फंड्स की कमी नहीं होगी और उपयुक्त समन्वय अनुकूलन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। पूर्ववर्ती एनडीसी के समान। भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी को यथाशीघ्र अपनाने हेतु क्षमता का निर्माण करना, इसके अलावा ऐसी भावी प्रौद्योगिकी हेतु संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए घरेलू फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना का निर्माण करना पूर्ववर्ती एनडीसी के समान है। अब अगला टॉपिक आ गया, वो छोटा सा टॉपिक है बाल अधिकारों और पर्यावरण का मार्गदर्शन। सुर्खियों में क्यों है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारी समिति ने बाल अधिकारों और पर्यावरण के मार्गदर्शन जारी किए हैं। बाल अधिकारों और पर्यावरण पर मार्गदर्शन के बारे में नवीन मार्गदर्शन को औपचारिक रूप से जनरल कमेंट ने 26 कहा है। क्षयग्रहीय संकट, जलवायु आपात, जैव विविधता ह्रास और व्यापार, प्रदूषण का विस्तार एवं परिमाण, वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों के समस्त तात्कालिक व प्राणीगत खतरा। यह मार्गदर्शन बच्चों के स्वास्थ्यप्रद व सतत पर्यावरण में रहने के अधिकार की पुष्टि करता है। यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के तहत राज्य के दायित्वों की व्यापक व्याख्या करता है। इसका लक्ष्य बाल अधिकारों और पर्यावरणीय निम्नीकरण व जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का शमन करना है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के बारे में यूएनसीआरसी को 1989 में अपनाया गया। यह जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उत्तरजीविता तथा विकास सहित अन्य बाल अधिकारों को भी रेखांकित करता है। इसकी भारत सहित 196 देशों में अभी पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है। यह यूएनसीआरसी के पक्षकारों द्वारा अनेक कार्यान्वयन की निगरानी करता है। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे का और भी जो टॉपिक है वो 2 वीडियो में प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं कौन कौन से टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन का कौन कौन सा टॉपिक हो गया। वैश्विक स्थिति, ओजोन क्षेत्र, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्रायोस्फीयर, अंटार्कटिका एप्लीकेशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 28वां सत्र, COP28 की प्रमुख पहल, COP28 में भारत की स्थिति, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, बाल अधिकारों और पर्यावरण। तो अब आगे का वीडियो पाने के लिए ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।